चलिए बेटा, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग ने एनर्जी का जो पार्ट है वो स्टार्ट किया था। इफ़ यू रिमेंबर, वर्क, एनर्जी एंड पावर मेजरली डिस्ट्रीब्यूटेड है वो तीन पार्ट्स में, वर्क, एनर्जी एंड पावर। अब ऐसा है कि वर्क वाला पार्ट हो गया, अब हम लोग फोकस कर रहे हैं एनर्जी पे। बाद में आगे जाके वर्क और एनर्जी के रिलेशंस के बारे में भी स्टडी करने वाले हैं। अब हमने जब एनर्जी स्टार्ट किया तो व्हाट इज़ एनर्जी, द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी हमने देखा। फिर हमने देखा उसके बाद कि आइंस्टाइन ने मास और एनर्जी को किस तरह से रिलेट किया था। फिर उसके नेक्स्ट हम लोग ने क्या देखा था कि कंसेप्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, और साथ ही साथ उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी देखे थे। आज का चैप्टर पार्ट जो है बेहद मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि आगे जाके बहुत सारे जो डेरिवेशंस हैं, क्या बोला मैंने, डेरिवेशंस, इस पार्ट पे बेस्ड है। नॉट ओनली डेरिवेशन, कंसेप्ट्स, प्रॉब्लम्स, बहुत कुछ इसके आगे पर बेस्ड होगा। ये चैप्टर बहुत एसेंशियल है। लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, काइनेमेटिक्स, पूरा यहाँ तक, ये एक बाउंड्री समझ लो, यहाँ तक सारे के सारे चैप्टर्स आगे के चैप्टर्स को बेहतरीन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर तुम इन चैप्टर्स में तुम्हारा होल्ड अच्छा है, तुम्हारे को कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर्ड है, आगे के लिए तुम्हारे लिए जस्ट पीरियड से मतलब इजीली बहुत कुछ समझ जाएगा तुम लोगों को। चल लेट्स गो ऑन। तो हम आ रहे हैं बेटा पोटेंशियल एनर्जी पे। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? एनर्जी possessed by a body due to its position is called as potential energy। किसी बॉडी में एनर्जी का समा जाना, उसकी पोजीशन बदलने की वजह से या सिर्फ उसकी पोजीशन होने की वजह से कुछ, उसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी is defined only for कंजर्वेटिव फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी जो डिफाइन की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फील्ड के लिए ही डिफाइन की जाती है। ठीक है, अब हमारे सिलेबस में, हमारा जो पूरा थ्रू आउट फिजिक्स का सिलेबस है 11th-12th का, उसमें हम कौन कौन सी पोटेंशियल एनर्जी से डील करने वाले हैं। हियर वी आर गोइंग टू डील विथ थ्री टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। फर्स्ट रहेगा आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा रहेगा इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं जिसको, पोटेंशियल एनर्जी, तीसरा रहेगा मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आप सिर्फ तीन टाइप के पोटेंशियल एनर्जीज के बारे में स्टडी करने वाले हैं। कौन कौन से? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। आया समझ में आपको? तो हमारा ये ब्रीफ कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल एनर्जी का। एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। अब देखो ये बात कैसी हो रही है कि एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, और आखिर में एक सेकंड पैराग्राफ क्या बोलता है कि पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फील्ड। देखो कितना लिंक बैठा हुआ है सब कुछ एक दूसरे का। तो वो याद है वर्क में मैंने एक सेकंड लास्ट टॉपिक पढ़ाया था, क्या था? वर्क डन इन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, याद है ना आपको? तो आपको कंजर्वेटिव फील्ड के कुछ एग्जांपल्स बताओ क्या थे? 4 एग्जांपल्स बताती हैं, 4 बोला था मैंने, कौन कौन से? ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक,
मैग्नेटिक और स्प्रिंग फोर्स, ये इलास्टिक फोर्स जिसको हम लोग कहते हैं। ये 4 मैंने एग्जाम्पल्स आपको बताया था किसके, कंजर्वेटिव फोर्स के। चलो इनमें से कोई एक हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। जैसे मुझे एक बात बताओ, मान लो कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, ओके, ये Q1 और ये Q2। वंस अगेन ये एक पॉजिटिव, वही वाला पॉजिटिव चार्ज है और वही वाला नेगेटिव चार्ज, सॉरी वही वाला पॉजिटिव चार्ज है, वही पुरानी वाली जोड़ी है। बस फर्क इतना है कि अगली सिचुएशन में उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा ज्यादा है। आप मुझे एक बात बताइए, स्ट्रॉन्ग रिपल्शन आपको कहां देखने को मिलेगा? एकदम तेजी से रिपेल होकर जाएगा वो, फर्स्ट या लास्ट? फर्स्ट पोजीशन पे आपको देखने को मिलेगा, नजदीक है ना भैया, तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिपल्शन देखने को मिलेगा और हम देखेंगे ये दूर भागेगा तेजी से। अब यहां पर आपको रिपल्शन देखने को मिलेगा, नो डाउट देखने को मिलेगा, मगर इतना स्ट्रॉन्ग देखने को नहीं मिलेगा जितना स्ट्रॉन्ग आपको ऊपर वाली कंडीशन में मिलेगा। तो मैं बोलूंगा देखो, चार्जेस वही है, चार्जेस वही है, तो उनकी जो ताकत है, फोर्स जो है वो उतना ही रहेगा, है ना। मतलब किसी को ढकेलने की काबिलियत, किसी को अट्रैक्ट करने की काबिलियत कैसी होती है, सेम होती है। बट मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ये चार्ज को उसने बहुत तेज़ी से ढकेला और ये चार्ज को बहुत कम ढकेला। इस चार्ज को ढकेलने में वर्क ज़्यादा हुआ, इस चार्ज को ढकेलने में वर्क कम हुआ। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आपने वर्क अलग अलग क्यों देखा आपने यहाँ पे? आप बोलेंगे कि यहाँ पर चार्जेस की जो पोजीशन है वो अलग अलग है, चार्जेस की पोजीशन जो है वो अलग अलग है। चल वो छोड़, चार्जेस को मार गोली। आप एक सिंपल लाइफ में तू एक इमेजिन कर, मान लो कि मुझे इस पेन को थ्रो करना है ना, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक थ्रो करना है। तो अब इसको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देने की इस पेन को मेरे को, तो मैं कैसे दूंगा? देखो, अगर मैं इस तरीके से, जैसा कि मान लो ये मेरा मीन पोजीशन है, अगर मैं पेन को ऐसा फेंकता हूँ, ऐसा फेंक रहा हूँ मैं, और दूसरा मैं पेन को ऐसा फेंक रहा हूँ, तुमको क्या लगता है ज़्यादा दूर पेन किस कंडीशन में जाएगा, फर्स्ट या सेकंड? ऑफ कोर्स सेकंड। इतना तो सभी को मालूम होगा, है ना। ऐसा फेंकने में तो ज़्यादा स्पीड से नहीं जाएगा या ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा, ऐसा फेंकने में ज़्यादा दूर आएगा, दूर तक जाएगा। अच्छा एक बात बता, आपने, मेरा हाथ तो वही है ना, मतलब मस्कुलर फोर्स जो मैं लगा सकता था वो सेम ही है ना, सिर्फ आपने क्या चेंज किया? मैंने क्या किया? चेंज पोजीशन। पहले मैं उसको ऐसा फेंका, है ना, बाद में मैंने उसको ऐसा करके फेंका। तो इसमें फ़र्क क्या हो गया कि आप जितना मीन पोजीशन से दूर हटा रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, जितना मीन पोजीशन दूर हटा रहे हैं उसमें उतनी ज़्यादा क्या आ जा रही है, एनर्जी, है ना। आपको मालूम है, आप खुद जानते हो बात को कि तुम जितना जोर, जितना पीछे खींचोगे ना, अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी को मारने का, आपको थप्पड़ मारने का है कि नहीं। अब अगर फॉर एग्जांपल जैसा कोई लड़की थप्पड़ मारेगी तो कैसे मारती है? चल हट, है ना, बस यहीं से मार देती वो घुमा के, ठीक है। अब वो क्या है, बहुत हुआ तो यहाँ तक के वो करेगी, है ना। अब ऐसा है, उसे बहुत ज़्यादा कुछ लगने वाला तो है नहीं, है ना। हाँ, वहीं अगर एक दो लड़कों के बीच में वही लड़ाई, और वो एक मार रहा है दूसरे को थप्पड़, उसको पूरे फिजिक्स की कितनी नॉलेज है, वो पूरा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर, तेरी तो पूरा हाथ पीछे खींचेगा और सड़ करके घुमा के देखा उसको। तो तुम्हारे भाई अंदर ही बसा हुआ है फिजिक्स, है ना। तुमको पूरा मालूम है कि भाई जितना हाथ मैं पीछे खींचूंगा इतनी ज़ोर से आएगा, ज़ोर से बढ़ेगा उसको, है, ज़्यादा एनर्जी क्रिएट होगी वहाँ पे। तो तुम्हारे हाथ में एनर्जी स्टोर हुई, सिर्फ क्या चेंज की तुमने? पोजीशन। हाथ के अंदर पोजीशन चेंज किए, ज़्यादा एनर्जी स्टोर की, जब करे उस कान पे बैठ गए, दो क्या करो, 5, है ना। अब ऐसा है, वही खेल तुम गुलेल में भी देखते हो। गुलेल तो सबने चलाई होंगे, है ना। गुलेल आप हल्का सा यूँ खींच के छोड़ो, पुचुक, पत्ता नहीं जाएगा। अब उसको तुम यूँ जोर से खींच के मारो, सट, है ना, ऐसा खींचो जोर से, उनको मारो, देखो वे कैसा लगता, लगा हुआ किसी ने किसी को, है ना। रहमान भाई को जानता है तू, तेरे रहमान अंकल, हाँ, उनको मालूम है ये चीज़। इनके एक रहमान अंकल है, तो वो एक बार नीचे ऑटो में बैठे हुए थे, नीचे ऑटो हुआ करता था हमारे घर के पास, और वो ऑटो में असल में फारी, वो पुराना ऐसी पड़ा ऑटो था, उस पर फारी थी डाली हुई, अंदर कौन बैठा हुआ दिखता है, सिर्फ पतली सी फारी। नई नई गोलेल खरीदे थे,
ऑटो के ऊपर भारी के पास एक चिड़िया आके बैठी, पूरी ताकत से उस चिड़िया को मारा। चिड़िया तो उड़ गई, वो पत्थर उस भारी को चीर के गया और हमारे प्यारे रहमान भाई को जोर से लग गया। इतना जोर से लगा कि उनकी आंखों में आंसू निकल गए। पूरा यहाँ खून जम गया, बहुत ज़्यादा जोर से लग गया। बहुत रिग्रेट फील हुआ, बहुत डांटे उन्होंने, बहुत रिग्रेट फील हुआ। तो आपको मालूम है जितना ज़्यादा आप खींचेंगे उतना ज़्यादा उसमें क्या स्टोर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। आई बात समझ? तो भाई आप सिर्फ क्या कर रहे हो, ऑब्जेक्ट्स की एनर्जी क्या चेंज कर रहे हो, आप उसके अंदर पोजीशन चेंज कर रहे हो और आप देख रहे हैं क्या भैया उसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी। अगेन जैसा फॉर एग्जांपल एक पत्थर लेता हूँ मैं, इतना बड़ा पत्थर है ना। अब जैद के सर के पास से ऐसा छोड़ता हूँ मैं, जैद को लगेगा थोड़ा हल्का सा लगेगा। अब मैं क्या कर रहा, थोड़ा ऊपर चले गया, बिल्डिंग के ऊपर चल गया, एग्जैक्ट नीचे खड़ा हुआ जैद, और उसको सर के ऊपर ऐसा छोड़ दिया मैंने, धाड़, पत्थर नहीं सर, टूट गया, फट गया ना। अब यहाँ आपने क्या देखा, पहले इतना ज़्यादा वर्क नहीं हुआ, अब बाद में बहुत ज़्यादा वर्क हुआ। ऐसा क्या हुआ, तो मैंने बोले ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर दिया, मैं थोड़ा ज़्यादा ऊपर से खींच डाला, छोड़ दिया उसको। तो सिर्फ इसी चीज़ के अंदर उसमें ज़्यादा एनर्जी का समावेश हो गया, स्टोर हो गया। तो किसी भी बॉडी के अंदर जो एनर्जी आ जाती है सिर्फ उसकी पोजीशन बदलने की वजह से, तो हम बोलते हैं कि भैया उसके अंदर क्या आ गई है, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ऐसा सिर्फ कहाँ होता है, कंजर्वेटिव फील्ड में होता है। देखो जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, फ्रिक्शन चैप्टर पढ़े आपने, फ्रिक्शन चैप्टर पढ़े ना। अब अगर मान लो कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है सरफेस पे, उसको यहाँ से सरका के उधर रखा मैंने, यहाँ से सरका के उधर रखा, है ना। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि भाई कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई, कुछ भी नहीं, ज़ीरो। अरे तुम ऐसा सरकाने में कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती स्टोर, है ना। ऐसा सरका रहे ना तुम हॉरिजॉन्टल, ऐसा, अरे भाई उसमें बोलेंगे देख फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था उसके ऊपर लगा, हो सकता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई होंगी। नहीं, पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होती है वो सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से स्टोर होती है, सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब कौन कौन से, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक, है ना। एक और आना चाहिए, स्प्रिंग, चौथा आएगा स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी। ये 3 नहीं, 4 आएगा, है ना। 4 टाइप्स ऑफ पोटेंशियल है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं जिसको अपन, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी या फिर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। work done and change in potential energy. ठीक, वर्क डन एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन में और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन any two points is defined as amount of work done in displacing a given mass कहना सही रहेगा क्या? अमाउंट वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ गिवन ऑब्जेक्ट बोलो। by conservative force।
रुको यार, एक डेफिनेशन गलत हो रही है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय कंजर्व, हाँ, एस नेगेटिव ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय conservative force, amount of work done by as negative of amount of work done by conservative force in displacing an object from one point to another point, one point to another point। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे सरकाते हैं, ओके, इन द कंजर्वेटिव फील्ड, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड या वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, उसके निगेटिव को आप कहते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज डेल्टा यू इज इक्वल्स टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। इसको ऐसा कहा गया है, जिसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, U2 माइनस U1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, U ऑफ R2 माइनस U ऑफ R1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। इसी कारण से वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को आप ऐसा लिख सकते हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू U1 माइनस U2। बोले ऐसा क्यों? अब अगर तुम माइनस साइन को इधर ट्रांसफर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज U1 माइनस U2, आप ऐसा लिख सकते हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। देखो एक चीज़ मैं पहले से बता के चल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स U2 माइनस U1, सॉरी U1 माइनस U2 लिख सकते हैं, या वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज माइनस ऑफ डेल्टा U लिख सकते हैं आप। मगर वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स याद करो कौन कौन से, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, हाँ, अप्लाइड फोर्स और विस्कस फोर्स, उसको आप प्लस डेल्टा U लिखते हैं, उसको आप प्लस डेल्टा U लिखते हैं। ये आगे के जाके ग्रेविटेशन चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर, मैग्नेटिक चैप्टर, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं, उसके कुछ डेरिवेशन आते हैं। अगर ये नॉलेज क्लियर रहा ना, ये यहाँ का नॉलेज क्लियर रहा, तो वो वहाँ पर हो जाता है इजीली, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे उसमें सिर्फ ऑप्शन माइनस और प्लस का फर्क रहता है। उसमें ये बोलता है कि देखो भाई हमने क्या करे, एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ उठा के लेके गए, तो बताओ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या आएगा। ऑप्शन रहेगा -10 जूल, -20 जूल, +10 जूल, +20 जूल, है ना। तो अगर वो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स निकाल रहा है तो हो सकता है उसका आंसर +10 जूल हो, और वर्क डन बाय ग्रेविटी अगर निकालेगा तो उसका आंसर हो जाएगा -10 जूल, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि आपकी क्या चीज़ कैलकुलेट कर रहे हो आप, है ना, वर्क डन ड्यू टू व्हाट कैलकुलेट कर रहे हो। तो याद रखना भैया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, U2 माइनस U1 माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं। अच्छा एक बात बता, अगर मान लो इफ एन ऑब्जेक्ट is brought from infinity to a certain point, तो एक ऑब्जेक्ट को आपने कहां से बुलाया है, इन्फिनिटी से कहां पर बुलाया है, एक सर्टेन पॉइंट जिसका वैल्यू कितना होगा R, वहां तक आपने इसको बुलाया। कहां से बुलाया है, इन्फिनिटी से। अरे कहां से बुलाया है, इन्फिनिटी से, और कहां तक लाके रखा है, R। तो इस प्रोसेस में मैं बोलूंगा भाई मुझे एक बात बताओ, वर्क डन का फॉर्मूला, या फिर मैं बोलूंगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखेंगे आप लिखेंगे, देखो भाई हमारे पास बेसिक फॉर्मूला क्या कहता है, U ऑफ R2 इज इक्वल्स टू माइनस, या फिर U ऑफ R2 माइनस U ऑफ R1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ओके भाई, मान लिया। अब ऐसा है कि आपने R1 यानी इन्फिनिटी से R पे लाके रखा है, तो इस इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, U ऑफ R माइनस U ऑफ
इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू माइनस वर्क डन इन कंजर्वेटिव फील्ड। अब ऐसा है कि एट इन्फिनिटी जब आपको कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो भाई हम लोग कहते हैं कि भैया पोटेंशियल एनर्जी जो होगी उसकी जीरो होती है। बोले कैसे? अब मैं कहूँगा कि देखो इमेजिन करो एक ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर रख के छोड़ दिया, ज़मीन के ऊपर थोड़ा सा ऊपर रख के छोड़ दिया, वो नीचे गिरा। बोले यार खुद ब खुद नीचे आ गया, इसमें एनर्जी कहाँ से आ गई आने की नीचे? तो आप बोलेंगे वो जैसा आप ऊपर लेके जा रहे थे ना तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई। वो कौन सी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, तो इसलिए वो आ गया नीचे, है ना। गुलेल को आप ऐसा खींचते हैं, जैसे ही आप छोड़ते हैं वो जब करके पत्थर आगे आता है। अरे यार अपने आप कैसे आ गया बाहर? तो आप बोलेंगे वो जब तुमने खींचे ना, वो तो सलाइन जो होती रबर का है ना, तो उसमें क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया, इसलिए अपने आप आ गया आगे वो नीचे, है ना। अगर मैं मेरे हाथ को ऐसा रखूंगा, ऐसा पीछे रखता हूँ, ऑटोमेटिकली मेरा हाथ आगे आ जाए। ऐसा नहीं कि मैं अपने लेके आ रहा हूँ, मस्कुलर फोर्स से लेके आ रहा हूँ, क्या नहीं। अगर कोई हाथ मेरा ऐसा करता है, मैं जस्ट ढीला भी छोड़ दूँ तो अपने आप हाथ मेरा इधर आ जाएगा। तो ये अपने आप कैसे है? मैंने फोर्स लगाया क्या ग्रेविटी की वजह से आएगा? नहीं, ये आया एक पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। तो भैया हमने कहा कि देखो जब भी कोई चीज़ को आप फील्ड के अंदर अगर आप उसको कहीं और दूर लेके जाते हैं, है ना, और छोड़ देते हैं, तो एक तो नज़दीक आएगा या दूर भागेगा। ये एनर्जी कहाँ से आती है उसमें करने की? तो बोले यार वो कंजर्वेटिव फील्ड में होती है ना एनर्जी, वो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होती है, वो अपने आप वहाँ से ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होता है आगे या पीछे। अच्छा ठीक है, अब मान लो कि ये जो दरवाज़ा है एक ऑब्जेक्ट है ना, और ये अपने चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड ये पैदा कर रहे हैं। अब जाहिर बात है पेन को नज़दीक लगूंगा, थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लो कि ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत स्ट्रॉन्गर है, तो मैं यहाँ रखूँगा तो इसको अट्रैक्ट हो जाएगा, ऐसा इमेजिन कर लो। मगर मैं बहुत दूर चला गया, बहुत दूर चला गया, मैं बालापुर चला गया मैं, है ना। अब मैं इतना दूर चला गया, अब मैं इमेजिन कर रहा हूँ वहाँ से इसको अट्रैक्ट करेगा क्या? वहाँ से ये इसको अट्रैक्ट करेगा क्या? अरे इतनी दूर, वो अकोला में दरवाज़ा, मैं पेन लेके कहाँ खड़ा? बालापुर में। अरे भैया ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे क्या ये उसके पास जाएगा क्या ऐसा दौड़ते हुए? हैं? नहीं जाएगा, है ना। मतलब भैया इसका फील्ड वहाँ तक नहीं पहुँचा। अगर इसका फील्ड, इसका फोर्स वहाँ तक नहीं पहुँचा तो मैं बोलूँगा भाई इसमें कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क रहेगी क्या ये वर्क करने की कैपेसिटी है क्या उसमें? क्या वो आगे जाके वर्क कर सकता है क्या वो जाके उसको अटैच हो सकता है क्या? नहीं। और कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, वही वर्क करने की कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। मतलब मैं इन्फिनिटी पे चले जाऊं, जब मैं इन्फिनिटी पे चले जाऊं तो इसके पास क्या नहीं है? पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क नहीं है। तो भाई बात तो वही हो रही है। एट इन्फिनिटी, अगर आप इन्फिनिटी पे हो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? जीरो होगा। तो मतलब भैया मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, U of R माइनस जीरो इज इक्वल्स टू माइनस वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, या फिर U of R इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ, अगर आप किसी पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हो, किसी पॉइंट का, यहाँ इससे पहले क्या चल रहा था? ये डेल्टा यू क्या है? अरे भाई डेल्टा यू क्या है? चेंज इन पोटेंशियल। क्या है? चेंज इन पोटेंशियल। अरे क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और अगर मैं चेंज इन, बदलाव नहीं, मुझे बदलाव से मतलब नहीं, मुझे बता इस जगह की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इस जगह की पोटेंशियल एनर्जी क्या है ये बता मुझे। तो मैं वो कैसे डिफाइन कर सकता हूँ? अमाउंट ऑफ वर्क डन, है ना, या फिर एक्चुअल बोलना चाहिए निगेटिव ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन ब्रिंगिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इंफिनिटी टू द गिवन पॉइंट। मतलब मान लो कि ये दरवाज़ा है, मैं ये जानना चाहता हूँ इस दरवाजे ने जो ग्रेविटेशनल फील्ड पैदा किया है, उसके ये इलाका उसके ग्रेविटेशनल फील्ड में ही आता है, और इस पॉइंट पे मैं निकालना चाहता हूँ इस दरवाजे के वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। इसकी वजह से दरवाजे किस जगह पे? इस पर्टिकुलर पॉइंट। मैं क्या चेंज की बात कर रहा हूँ क्या? मुझे सिर्फ इस पर्टिकुलर पॉइंट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है वो पता लगाना है। बोले कैसे पता लगाएंगे? आप इन्फिनिटी से लेकर आओ एक ऑब्जेक्ट को, लेके आए, जहाँ पॉइंट बोला गया था वहाँ पर ला के रखो। हाँ, ला के रख दिए। इस प्रोसेस में वर्क डन कितना हुआ? फलाना ढिमका फलाना हुआ। उसका नेगेटिव ले लो, उसका क्या ले लो? नेगेटिव। वो हो जाएगी वैल्यू काहे की? आपके पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट की। काहे की फॉर्मूला वैल्यू हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट।
तो मैं बोलूंगा यहां इसको ऐसा डिफाइन करूंगा, पोटेंशियल एनर्जी एट अ सर्टेन पॉइंट कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing amount of work done in bringing ये इसमें ये डाल देना, मैं बार बार ये निगेटिव को भूल जा रहा हूं, एज द नेगेटिव ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ गिवन मास फ्रॉम infinity to the given point by conservative force such that its kinetic energy is same throughout। तो जब ये गिवन मास को आप लेके जाएंगे इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे, आपको इस बात का ख्याल रखना है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी बदलना नहीं चाहिए। धीरे 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 या कांस्टेंट स्पीड से लेके आओ, काइनेटिक एनर्जी बदलना नहीं चाहिए। हुआ बेटा? अब देखो कुछ खास बात है। When an object travels opposite to the conservative field, opposite to the conservative field, लिख लो बेटा वहां तक कि आप लोग का पूरा फोकस चाहिए मुझे इधर। अभी सेकंड कॉलम हुआ किधर का? सेकंड कॉलम ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ के अंदर आती है कि बाहर जाती है? ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ की अंदर आती है कि बाहर जाती है? चलो ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन अर्थ के अंदर होता है कि बाहर की तरफ होता है? अरे भाई कोई भी चीज़ को वो कहाँ खींचता है? अंदर ही खींचता है ना, बाहर थोड़ी फेंकता हो, नहीं तो अब तक तो हम रिपेल हो रहे होते। तो अगर कोई भी चीज़ को अगर मैं इसको छोड़ता हूँ तो वो कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है ना। मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड का जो डायरेक्शन होता है या ग्रेविटेशनल फोर्स का जो डायरेक्शन होता है ये हमेशा टुवर्ड्स दी अर्थ होता है, अर्थ के तरफ डायरेक्टेड टुवर्ड्स दी अर्थ होता है। अच्छा चलो ठीक है,
ये बात समझ में आ गया कि कोई भी चीज़ जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वो अर्थ की तरफ डायरेक्टेड होती है। अब आगे देखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अपोजिट टू द कंजर्वेटिव फील्ड, अगर कोई ऑब्जेक्ट कंजर्वेटिव फील्ड की अपोजिट ट्रैवल करता है, मान लो एक ऑब्जेक्ट है वो इस पोजीशन पे था, वहां से उठा के उसको मैंने इस पोजीशन पे रखा, है ना, तो इस सिचुएशन में इसका डिस्प्लेसमेंट कंजर्वेटिव फोर्स की सेम डायरेक्शन में हुआ कि अपोजिट डायरेक्शन में हुआ? अपोजिट ना रे भाई, कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ है ना, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ? ऊपर की तरफ। तो भाई मैं कहूंगा व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अपोजिट टू द कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या रहेगा? नेगेटिव। और एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा बेटा? पॉजिटिव रहेगा। बोले ऐसे कैसे कुछ भी बात कर रहे? अरे भैया डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या है? माइनस ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, माइनस ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। यानी कि भैया देखो ना, मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूं कि अब अगर आप कंजर्वेटिव फील्ड के या कंजर्वेटिव फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट आपके फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। हम बेसिक नॉलेज जानते हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो उस फोर्स के कारण वर्क डन कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा। तो भाई मैं बोलूंगा भाई देखो, तुम कंजर्वेटिव फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव। हाँ मान लिया, बिल्कुल सही है आपका। अब आगे क्या? तो भाई बात ऐसी है कि डेल्टा यू इज माइनस ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। अगर तुमने वर्क डन की वैल्यू माइनस में डाले, इक्वेशन में पहले से कौन बैठा हुआ है? माइनस, और तुमने इसकी भी वैल्यू माइनस में डाल दी, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस। तो भैया डेल्टा यू की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी, यानी पॉजिटिव हो जाएगी। अब डेल्टा यू पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ? डेल्टा यू है क्या? वो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वो क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर किसी चीज में बदलाव पॉजिटिव आता है, किसी चीज में बदलाव पॉजिटिव आता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो मेरे अकाउंट में बैलेंस है 1 करोड़ रुपया, आमीन सुम्मा आमीन, है ना। अगर मेरे अकाउंट में बैलेंस है 1 करोड़ रुपया, है कि, और अगर मैं बोलता हूं कि ठीक है, एक दिन के बाद मैंने देखा तो वो हो गया 1 करोड़ 20 लाख रुपया। एक ही दिन के बाद हो जाए, अल्लाह करे, तो 1 करोड़ 20 लाख रुपया इसमें अकाउंट में बैलेंस हो गया। मतलब मेरा अकाउंट में हर दिन 20-20 लाख रुपए बढ़ता है, आमीन सुम्मा आमीन, है ना। तो अब ऐसा है कि हर दिन 20-20 लाख रुपए बढ़ता है। तो मैं बोलूँगा भाई बताओ चेंज इन द वैल्यू ऑफ अकाउंट, अकाउंट वैल्यू के अंदर क्या चेंज आ रहा है? तो बोले +20 बोलेंगे ना तुम, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे ना तुम, 1 करोड़ 20 लाख माइनस 1 करोड़, अब हो गया प्लस, है ना, आ गए, फाइनल माइनस इनिशियल किया आपने। अब खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता अब अगर मैं कहूं कि आज मेरे अकाउंट में बैलेंस था 1 करोड़ रुपया, कल मैंने देखा कि मेरे ज़्यादा नहीं 99 लाख, ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त नहीं अपने को, तो 99 लाख रुपए थे उसके अंदर। फाइनल वैल्यू क्या है? 99 लैक्स। इनिशियल वैल्यू क्या है? 1 करोड़। अब फाइनल माइनस इनिशियल कर, 99 लैक्स माइनस 1 करोड़, कितने का बचेगा? -1 लाख। तो भैया अगर डिफरेंस माइनस में आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? वैल्यू कम हुई है, बाद में जाके आगे जाके वैल्यू कम हुई है। और अगर कोई आंसर प्लस में आ रहा है डिफरेंस, तो इसका मतलब वैल्यू बढ़ी है। अब यही बात अगर मैं कहूं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव, जब आप ग्रेविटेशनल फील्ड के ऑपोजिट, कोई भी कंजर्वेटिव फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, तो वो क्या कह रहा है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव, मतलब दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। सिमिलरली बात देखिए आप, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स in same
डायरेक्शन एज दैट ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है सेम डायरेक्शन में एज दैट ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड, तो मैं यहां लिख सकता हूं देन आपका वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज पॉजिटिव। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज पॉजिटिव। मतलब देखो, अब कोई ऑब्जेक्ट को मैं क्या कर रहा हूं, किसी ऑब्जेक्ट को मैं सेम डायरेक्शन में लेके आ रहा हूं ग्रेविटेशनल फील्ड के या कोई भी कंजर्वेटिव फील्ड के, ए से बी पे। When an object travels in the same direction as that of the conservative, then the work done by the conservative force is positive, and change in potential energy is negative। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फिर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। बोले ऐसा क्यों? अरे भैया तुम्हारा फॉर्मूला क्या बोलता है, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू माइनस वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। अब अगर ये पॉजिटिव है तो डेल्टा यू की वैल्यू माइनस में नहीं आएगी? अरे हाँ या ना बोलो? हाँ जी बिल्कुल आएगी। तो बोले ठीक है ये नेगेटिव आएगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या है भैया, डेल्टा यू जो है वो नेगेटिव आया है। डेल्टा यू नेगेटिव का आने का मतलब क्या, फाइनल माइनस इनिशियल करने पे वैल्यू माइनस में आई है। इसका मतलब क्या, पोटेंशियल एनर्जी पहले से कम हो चुकी है। तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है। जब भी आप फील्ड के डायरेक्शन में ट्रैवल करते हो तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है, जब भी फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हो तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होता है। आई बात समझ में? तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि जब कभी भी आप फील्ड के सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करोगे तो उससे पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, कंजर्वेटिव होना जरूरी है भैया, है ना। तो अगर कंजर्वेटिव फील्ड के सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करोगे तो उससे पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस हो सकती है, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करोगे तो उससे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो सकती है। ये वाला कॉन्सेप्ट असर्शन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चन में आ सकता है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस में आ सकता है, तो इसीलिए ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, अब आगे और एक चीज, जैसे कि हम जानते हैं सिंस change in potential energy is minus of work done due to conservative force, therefore delta u is equals to, आप ऐसा लिख सकते हैं, माइनस इंटीग्रेशन r1 to r2 वेक्टर f डॉट वेक्टर dx, वेक्टर f सॉरी dr, r है ना, वेक्टर f डॉट वेक्टर dr। अरे भैया वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला पढ़े नहीं थे क्या, है ना? 3 डायमेंशन में आप ऐसे इक्वेशन लिखते, है ना। इफ मैं बोलूंगा इफ डिस्प्लेसमेंट इज ओनली अलोंग एक्स एक्सिस, या वर्क जो हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पे हुआ है, तो इन दैट सिचुएशन डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा, माइनस एफ इंटू डी एक्स, x1 टू x2। तो अच्छा ठीक है, तो मैं यहां लिख सकता हूं देयरफॉर f इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ du अपॉन dx। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूमेरिकल सामने आया है भैया तुम्हारे, बहुत ज़्यादा, बहुत सारे ट्रिकी प्रॉब्लम इस पे बेस्ड है। अब आप बोल रहे हो साला ये कैसा आ गया, कुछ का कुछ करते रहते जनाब, डायरेक्ट ही बोले ये कैसा हो गया, f इज इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी एक्स कैसे हो गया। अच्छा एक बात होता है, डी यू मतलब क्या हुआ, डी यू मतलब चेंज इन पोटेंशियल। अरे तो ये भी तो चेंज इन, ये डेल्टा यू है ना, हाँ ये स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है भैया, स्मॉल, अरे बोलो गौर से, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है, स्मॉल चेंज इन एक्स यानी पोजीशन। डेल्टा यू का मतलब क्या होता है, लार्ज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा देख ये इक्वेशन कैसी बनी वो देख, अब तू थोड़ी देर के लिए ये इक्वेशन को देख। ये इक्वेशन क्या थी, लिखना नहीं है, सिर्फ ध्यान देना, f इज इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। हाँ जी बिल्कुल सही है। एक काम करो इसको ऐसा लिखो फिर, डी यू इज इक्वल्स टू माइनस एफ इंटू डी एक्स। क्या लिख सकता हूं मैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हो।
अच्छा एक बात बताओ, डी यू क्या है? स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। एफ क्या है? फोर्स। डी एक्स क्या है? स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे जो चाहिए, मुझे वो चाहिए डेल्टा यू। मुझे क्या चाहिए? डेल्टा यू। मतलब मुझे क्या चाहिए? लार्ज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर तुम्हारे पास कोई छोटी सी चीज़ हो या किसी चीज़ की छोटी वैल्यू हो और तुम उसके ज़रिए एक बड़ी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो, तुम्हें क्या करना चाहिए? इंटीग्रेशन। मतलब अगर मैं डी यू का इंटीग्रेशन कर लूँ, किसका बेटा? किसका? डी यू का। क्या कर लूँगा? इंटीग्रेशन। तो वो क्या बन जाएगा? डेल्टा यू बन जाएगा। तो मैं कहूँगा अच्छा तुमको डेल्टा यू चाहिए, तो उसके लिए तुम क्या करो? डी यू का इंटीग्रेशन करो। क्या कर तुम भाई जैद बाद में लिखना, इधर ध्यान दे। डेल्टा यू चाहिए तो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन डी यू का। तो मैं लिखूँगा अगर ऐसी बात है तो भैया डी यू का फॉर्मूला क्या है? माइनस एफ इंटू डी एक्स है, वो डाल दो। और अगर यहाँ डी एक्स आ गया तो अब एक्स की लिमिट डाल दो। मान लो मैंने उसको x1 से x2 तक सरकाया होगा, तो माइनस ऑफ एफ इंटू डी एक्स x1 टू x2। ये मेरे पास क्या आ गया? अरे क्या आ गया? डेल्टा। अरे बोलो भाई क्या आ गया? डेल्टा यू आ गया। तुम यहां से शुरू किए थे, यहां पहुंचे। देख यही है ना, अगर तुम यहां से ऐसा आ सकते हो तो तुमको नहीं लगता मैथमेटिकली तुम रिवर्स भी जा सकते हो? हाँ अरे भाई अगर इस इक्वेशन को तुम ऐसा बना सकते हो तो इस इक्वेशन को तुम ऐसा भी बना सकते हो। तो बस मैंने इसी इक्वेशन को रिवर्स ऑर्डर में यहां लिख डाला। मैंने लिखा कि अगर भाई ये इसके बराबर है तो फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, F इज इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। मतलब U एज अ फंक्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, अगर U एज अ फंक्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी अगर है ना, तो आप सॉरी U एज अ फंक्शन ऑफ x है, U एज अ फंक्शन ऑफ x है, तो उसका डेरिवेटिव ले लो, आपको क्या मिल जाएगा? फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, ये याद रखना भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। F इज इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, है ना। अब अगर ये कोई लिखना चाहता है कि कैसा आया, नॉट नेसेसरी, ध्यान दो मत लिखो, याद रखो। अब देखो, फिर किसी ने मुझे बोला सर आपने इस ऑब्जेक्ट को बड़ी चालाकी से सिर्फ एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेस किया। कहां? एक्स एक्सिस पे। और आपने सिर्फ उसको एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेस करके आपने बोला कि फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ एक्स एक्सिस पे सरकता आ रहा है, या वाई एक्सिस पे, अगर वाई एक्सिस पे सरका तो माइनस डी यू बाई डी वाई, अगर जेड एक्सिस पे सरका तो माइनस डी यू बाई डी जेड। आप कहेंगे सर आप तो बहुत चीटिंग कर रहे हो, आप सिर्फ एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे या जेड एक्सिस पे सरका रहे हो, और तुम बोल रहे हो अगर तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी है तो उसका डेरिवेटिव ले लो, तुमको फोर्स मिल जाएगा। क्या हो अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा डिस्प्लेस हुआ है? अब ऐसा डिस्प्लेस होने का मतलब क्या हुआ? एक्स भी चेंज हुआ, वाई भी चेंज हुआ, जेड भी चेंज हुआ। अब ऐसे में क्या करोगे? यानी तीसरा या चौथा पॉइंट में जो यहां लिखूंगा, इफ u इज अ फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई कॉमा जेड। अब तुम्हारा u जो है फंक्शन ऑफ x भी है, y भी है, z भी है। बात समझ रहे ना? उसमें u की इक्वेशन में क्या क्या है? x भी है, y भी है, z भी है। तो अब क्या करोगे? पिछली बार u का फंक्शन क्या था? x ही था। हियर u इज द फंक्शन ऑफ x ओनली। u जो है वो सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन था। यानी कहने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में तुमको सिर्फ x ही नजर आने वाला है, या सिर्फ y नजर आएगा, या फिर सिर्फ z नजर आएगा। मगर भैया अब पोटेंशियल एनर्जी का तुम फॉर्मूला देखोगे तो उसमें x भी नजर आएगा, उसमें y भी नजर आएगा, उसमें z भी नजर आएगा। अब क्या करेगा गुरु? तीनों के तीनों आ गए अब वहां पे। तो अब यहां पर अब मुझे अगर फोर्स अब कैलकुलेट करना है इन वेक्टर फॉर्म, तो उसके लिए एक स्पेशल मेथड इस्तेमाल करेंगे हम, माइनस नेबुला यू। माइनस नेबुला यू। और अगर मैं सही तरीके से बताऊं तो इसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू आई कैप, प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू जे कैप, प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड इंटू के कैप। अब ये क्या है? डेल 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 डेल। ऐसे तो लैपटॉप का नाम हुआ करता था डेल, अब ये डेल क्या है?
डेल्टा डेल का छोटा भाई है। नहीं, डेल डेल्टा का छोटा भाई है। बिल्कुल बिंदास। हाँ बताता थोड़ी देर, क्लास सुन दो पहले। डेल जो है डेल्टा का छोटा भाई है। डेल देखो, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, अ बिग चेंज, है ना। डी यू का मतलब होता है स्मॉल चेंज, और डेल यू का मतलब होता है पार्शियल चेंज। पार्शियल चेंज। मैथ्स वालों, पार्शियल डेरिवेटिव हुआ है कि तुम्हारा? नहीं हुआ है, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव, मान लो मेरे लिए दोनों वेरिएबल है। भाई कैसे वेरिएबल? अगर मान लो बॉयज अच्छा स्कोर करेंगे तो भी उससे मुझे फायदा होना है, गर्ल्स अच्छा स्कोर करेंगे तो भी मुझे उससे फायदा होना है, मगर मैं आप लोगों को पार्शियली बिहेव करता हूं। बोले कैसे? मैं सुबह के टाइम डाउट सेशन ले रहा हूं, अब वो अलोकेटेड है स्पेशली टू गर्ल्स। अगर कोई लड़का आगे बोले सर मेरा डाउट सॉल्व करना है आपको, आप तू मत दे रहा भैया अपने से, जिसको स्पेशल टाइम आ रहा है असाइन किया भी। तो अगर कोई जनरल में बोले बॉयज़ आके कि भाई मेरे को सर डाउट सॉल्व करना है, मैं आता 9:15 बजे, 9:30 बजे आ जाता है, 10 मिनट 15 मिनट पहले आ जाता, हालांकि तुम्हारे परफॉर्मेंस से मुझे फ़र्क पड़ने वाला है, मगर फिर भी मेरा फोकस कंप्लीटली किस पे है? गर्ल्स पे। मैं सिर्फ फोकस किस पे कर रहा है? गर्ल्स पे। आप है मेरे लिए वेरिएबल, आपसे आपके परफॉर्मेंस से मुझे फ़र्क पड़ने वाला है, मगर मैं थोड़ी देर के लिए आपको क्या कर रहा? इग्नोर कर रहा, और मैं फोकस सिर्फ इन पे कर रहा। भाई सुबह 9 से 10 नहीं डेडिकेटेड है भैया, गर्ल्स के लिए टाइम रहेगा, बस ठीक है। फिर वही बारिश शाम में आती है। बॉयज़ को अलोकेटेड टाइम है 6:30 से लेकर कितना चलता अपना? 7:30 पौने 8 जो भी है, 7:30 तक चल मान लो। कब 7? अरे तुम भाग जाते रहे, मैं तो बैठा रहता ना, तुम भाग जाते जल्दी, तुमको जानी ही जल्दी पड़ी रहती। तो भैया मान लो 6:30 से 7:30 तक के अपना सेशन चालू है, डाउट सेशन चालू है शाम में बॉयज़ की। कोई गर्ल्स बोलेंगी कि सर मैं शाम में आके डाउट डिस्कस कर लूँगी, मैं बोलूँगा नहीं, अब ये टाइम अलोकेटेड किसको है? बॉयज़ को है स्पेशली। अब कोई भी लड़की कितना भी बोलेगी नहीं सर मेरे को वही टाइम जम रहा, मैं बोलूँगा नहीं, नहीं जमेगा। मतलब हालांकि आपके परफॉर्मेंस से मुझे फ़र्क पड़ रहा है, पर फिर भी मैं आपको क्या कर रहा हूँ? अभी एक थोड़ी देर के लिए आपको इग्नोर करके सिर्फ इस पर ही फोकस कर रहा हूँ। तो ऐसा ही किसी इक्वेशन में 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल आ जाते हैं। जैसे कि मान लो थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यू, एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यू, और मैंने कहा कि पार्शियली डिफरेंशिएट करो u को विथ रिस्पेक्ट टू x। पार्शियली डिफरेंशिएट करो u को विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? x। तो y जो कि हालांकि वेरिएबल है, y जो कि हालांकि वेरिएबल है, मगर मैं थोड़ी देर के लिए उसको क्या करूंगा? इग्नोर। उसको मान के चलूंगा क्या? कांस्टेंट, और उसको वैसा ही बिहेव करूंगा जैसा कांस्टेंट के साथ करता हूं। कांस्टेंट को बोलता हूं कच्चा नींबू, तू साइड में। तो भैया वाई क्यूब को करा मैंने साइड में, और मैंने सिर्फ जो डेरिवेटिव लेने वाला हूं मैं वो सिर्फ एक्स स्क्वायर का लूंगा। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? ट्वाइस एक्स इंटू वाई क्यूब। देख वाई क्यूब जैसे कि वैसे, इसको धक्का भी नहीं लगाया अपन। वाई क्यूब जैसे कि वैसे ही है, उसको धक्का भी लगाया गया नहीं, क्योंकि मैंने पार्शियली डिफरेंशिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और वाई को मैं क्या मान के चल रहा हूं? कांस्टेंट। वैसा ही डेल यू अपॉन डेल वाई अगर मैं करूं, डेल यू अपॉन डेल वाई, अब मैं एक्स को क्या मान के चलूंगा? कांस्टेंट। बेटा कच्चा नींबू तो साइड में ही रहे, ये साइड में छे। आप डेरिवेटिव किसका लेंगे? वाई क्यूब का। जो फॉर्मूला है वो लगाओ, 3y स्क्वायर, तो ये 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया। देख x जैसे कि वैसी है, पहले भी x स्क्वायर था, है ना, और आखिरी तक x स्क्वायर है। उसको कुछ छेड़ेगा अपन ने? नहीं। समझ में आया गया? वैसे 3 वेरिएबल भी रहते कभी कभार, x y भी रहता और z भी रहता, तो उसको 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ता, पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू z। और जो x के साथ डिफरेंशिएट करे उसको डायरेक्शन दे दो x एक्सिस का, कि ये जो फोर्स है वो x एक्सिस वाला है,
जो y के साथ डिफरेंशिएट किया उसको डायरेक्शन दे दो। ये तीनों आ गए ना उसमें, तो डायरेक्शन बताना जरूरी है कि भैया ये वैल्यू x की है, ये वैल्यू y की है, ये वैल्यू z की है। तो इसीलिए आप इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। आई बात समझ में? तो इसको लिखते हैं ऐसा माइनस नेबुला u, बट एक्चुअल में ये काम का है तुम्हारे, है ना। तो हम लोग कहते हैं इसे पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं बेटा इसे? पार्शियल डिफरेंशिएशन। ओके, समझ में आया ये? ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इससे बेस्ड न्यूमेरिकल्स जो है हम लोग वो कल देखेंगे, कल मीन्स अगले लेक्चर में।